हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे टॉपिक ऑर्गेनोजेनेसिस को कंटिन्यू करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके डेवलपमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्किन, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्स के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किन, त्वचा का परिवर्धन। तो जितने भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें स्किन दो स्तरों की बनी हुई होती है। बाहरी जो स्तर होता है वह कहलाता है अधिचर्म, एपिडर्मिस। वहीं भीतरी जो स्तर है वह कहलाता है डर्मिस, भीतरी चर्म। कशेरुकों में अगर हम बात करें परिवर्धन, स्किन के परिवर्धन की, तो दो जनन स्तर यहाँ पे इसमें हेल्प करते हैं। एक्टोडर्म जो होता है, यह स्तर जो भ्रूणीय एक्टोडर्म होता है यह अधिचर्म का निर्माण करता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। वहीं जो मीजोडर्म है, भ्रूणीय मीजोडर्म, यह डर्मिस का निर्माण, चर्म का निर्माण करता है। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस, अधिचर्म का परिवर्धन। तो जैसा हम देख चुके हैं कि एक्टोडर्मल सेल्स क्या करेंगी, जो घनाकार एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस का इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। इन सेल्स में जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, इन सेल्स में समसूत्र विभाजन होता है, जिससे यह दो स्तरों का निर्माण करती है। जो बाहरी जो स्तर होता है, ऊपरी जो स्तर होता है, उसे हम पेरिडर्म कहते हैं। वहीं जो निचला स्तर होता है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। पेरिडर्म जो होता है वह बी जो डायग्राम है इसमें आप पेरिडर्म को देख सकते हैं, यह स्तर डेवलपमेंट के दौरान नष्ट हो जाता है। और जब सेकेंड मंथ का जो एंडिंग होता है उस टाइम पे, जब फीटस सेकेंड मंथ में होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक्टोडर्म सेल्स में डिवीजन होता है, जिससे ये 2 से लेकर 3 स्तर की कोशिकाएं बनाती हैं। आधारी जो स्तर होता है उसे हम मेलपीगी या अंकुरण स्तर कहते हैं। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो बेसल लेयर है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये घनाकार होती हैं और लाइफ टाइम इनमें डिवीजन होता रहता है। इस प्रकार अंकुरण स्तर से कोशिकाओं की एक के बाद एक नई परतें बन करके शरीर की सतह की ओर खिसकती हुई चली जाती हैं। जो बेसल लेयर है इसमें क्या होता है, लगातार डिवीजन होते रहते हैं और इन डिवीजन्स के फलस्वरूप जो नई लेयर्स हैं वो बनती हैं और शरीर की आंतरिक सतह की ओर खिसकती हुई चली जाती हैं। अब हम इन लेयर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और सबके क्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, स्किन के पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटम, जो अंकुरण स्तर है उसके बारे में। तो अंकुरण स्तर आधारी भाग में स्थित होता है और यह घनाकार कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इसमें लगातार क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट स्ट्रेटम स्पिनोसम होता है। यह स्तर पॉलीहेड्रल होता है, बहुतलीय यह स्तर होता है और इस स्तर में छोटे छोटे अंगुली नुमा प्रवर्ध जो होते हैं निकले रहते हैं और ये प्रवर्ध एक दूसरे के प्रवर्ध में फंस जाते हैं, इसलिए इस स्तर को हम शूल स्तर या स्ट्रेटम स्पिनोसम कहते हैं। अंकुरण स्तर के बाहर इस तरह ये जो स्तर होता है वह 6 से लेकर 7 लेयर्स का बना हुआ होता है। यह स्तर अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। जो एपिडर्मिस होती है उसको ये क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। थर्ड है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम स्ट्रेटम स्पिनोसम के बाहर की साइड स्थित होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और यह 3 से लेकर 4 लेयर्स की जो सेल्स की जो 3 से 4 लेयर है इनका बना हुआ होता है। ये कुछ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह चपटी होती है सेल्स की। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वह कंडेंस होता है। साइटोप्लाज्म में केरेटोहाइलिन के सूक्ष्म कण जो कि प्रोटीन के बने होते हैं संख्या में बढ़ते रहते हैं इस लेयर के अंदर। नेक्स्ट लेयर जो होती है वह है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होती है यह स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के बाहर की साइड स्थित होती है और यह मरती हुई जो कोशिकाएं होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, उनका एक लेयर होता है। इन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है इनमें, और इनके कोशिका द्रव में एलिडीन नामक पदार्थ होता है।
इस स्तर में कोशिकाओं की 2 से 3 परतें होती हैं। यह स्तर जलरोधी होती है एवं इसमें इसे हम क्या कहते हैं, अवरोध स्तर भी कहते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद में नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम, या जो स्ट्रेटम कोर्नियम है यह स्तर भी मृत कोशिकाओं से, डेड सेल से बना हुआ एक मोटा स्तर होता है। इनकी कोशिकाओं में क्रेटिन नामक प्रोटीन जमा होता है। इस स्तर की सबसे बाहरी परत समय समय पर हटती रहती है। इस प्रक्रिया को हम मोल्टिंग या इक्डिसिस कहते हैं। जो स्ट्रेटम कोर्नियम है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, इसमें जो सबसे आउटर लेयर है ये टाइम टू टाइम क्या होती है, हटती रहती है। और ये जो प्रोसेस है स्किन के बाहरी इस केराटिन लेयर के हटने का, उसे हम कहते हैं निर्मोचन, मोल्टिंग। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ डर्मिस। जो डर्मिस है, चर्म का जो परिवर्धन है, उसे देखते हैं। चर्म का जो निर्माण है वह मीजेनकाइमल सेल्स। यहाँ पे आप देखिए एक्टोडर्म से तो क्या हुआ, एपिडर्मिस का निर्माण हुआ। इसी के बाद में ये जो डायग्राम है इसमें दे रखा है मीजेनकाइमल सेल्स। तो ये जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं ये डर्मिस का निर्माण करती हैं। ये भ्रूणीय मीजोडर्म से प्राप्त होती हैं हमें। मीजेनकाइम सेल्स में से कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, पिगमेंटेड सेल्स, इन सभी का निर्माण होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र का परिवर्धन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें जो हार्ट है इसका डेवलपमेंट मीजोडर्म लेयर से होता है, तथा मीजेनकाइमी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे इसका डेवलपमेंट होता है। यह एक अयुग्मित अंग होता है जिसका उद्भव द्विपार्श्वीय होता है। भ्रूण में एंडोकार्डियल सेल्स का एक समूह ग्रसनी के नीचे मीजेनकाइमा से बन जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो मीजेनकाइमल सेल्स है इनका ग्रुप क्या करता है, इनसे एंडोकार्डियल सेल्स का निर्माण होता है। ये मीजेनकाइम कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती हैं कि इनसे एक जोड़ी पतली एंडोथीलियल ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं, डायग्राम में आप मीजेनकाइमल सेल्स को देख सकते हैं। ये इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं कि एक जोड़ी पतली एंडोथीलियल ट्यूब्स का ये निर्माण करती हैं। जल्दी ही ये जो दोनों एंडोथीलियल नलिकाएं हैं यह समेकित होकर फ्यूज होकर के क्या बनाती है, एंडोकार्डियल ट्यूब का फॉर्मेशन ये करती हैं। जो डी डायग्राम है इसके अंदर आप एंडोकार्डियल ट्यूब को देख सकते हैं। जो अस्थिल जो मछलियाँ होती हैं, साथ ही साथ जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, इनमें एंडोकार्डियल जो ट्यूब होती है वह दो वाइटेलाइन वेन के समेकन से बनती है। वहीं जो मैमल्स होते हैं इनमें यह नली एंडोथीलियल नली से बनती है। एंडोकार्डियल जो ट्यूब होती है इसके बनने के साथ साथ ही भ्रूण की पार्श्व मीजोडर्म प्लेट ग्रसनी के नीचे 2 लेयर्स के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। एंडोकार्डियल ट्यूब के साथ साथ जो भ्रूण की पार्श्व मीजोडर्म प्लेट ग्रसनी की नीचे 2 स्तरों के रूप में विन्यासित हो जाती है। एंडोडर्म की ओर जो स्तर होता है वह होता है स्प्लैंक्टिंग मीजोडर्म। डायग्राम जो बी डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो एंडोडर्म की साइड में जो स्तर है उसे हम कहते हैं स्प्लैंक्टिंग मीजोडर्म। वहीं एक्टोडर्म की ओर में हमें समेटिक मीजोडर्म की लेयर देखने को मिलती है। बी डायग्राम के अंदर आप स्प्लैंक्टिंग मीजोडर्म और सोमेटिक मीजोडर्म को देख सकते हैं। और इन दोनों जो लेयर है ये दोनों, इनके बीच की जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, उसे हम कहते हैं देहगुहा, सीलोम कहते हैं। और आगे जा कर के जो एक्टोकार्डियल जो ट्यूब है, एक्टोकार्डियम जो ट्यूब है, यह चारों ओर पेरिकार्डियल कैविटी से में परिवर्तित हो जाती है। एंडोडर्म के नीचे स्थित स्प्लैंक्टिंग मीजोडर्म अनुदैर्ध्य वलित होकर के इलेक्ट्रोकार्डियल जो ट्यूब है इसके चारों ओर फैल जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यह क्या करती है, इस ट्यूब के चारों ओर फैल जाती है। इस प्रकार एक 2 स्तरों वाली नली बन जाती है जिसमें स्प्लैंक्टिंग मीजोडर्म, मध्य स्तर, मायोकार्डियम
वहीं एपिकार्डियम बनाती है। भीतर एक्टोकार्डियल जो ट्यूब होती है वह हृदय का स्तर एंडोकार्डियम या हम कहें अंतः स्तर को बनाती है। पृष्ठ स्तर पर हृदय नली स्प्लैंक्टिन मीजोडर्म के वलन, जिसे हम मीजोकार्डियम कहते हैं, इसके द्वारा पेरिकार्डियल कैविटी से लटका हुआ रहता है। पेरिकार्डियल जो कैविटी है वह सेप्टम ट्रांसवर्सम द्वारा भ्रूणीय देह गुहा की उदर गुहा से पृथक रहती है। हृदय जो हर्ट होता है वह डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जो हर्ट होता है वह स्टार्टिंग में एक सीधी नली के समान होता है, लेकिन यह लंबाई में वृद्धि करता रहता है और जिससे क्या होता है, इसके दोनों सिरे स्थिर होने के कारण ऐसा आकृति के हो जाते हैं। अब इस नलिका में विभिन्न कपाट, संकीर्ण हृदय के पट और उसकी भित्तियों में कम ज़्यादा स्थूलन होकर हृदय के 3 या 4 वेश्म बन जाते हैं। ये वेश्म पीछे से आगे की ओर इस प्रकार होते हैं। साइनस वीनस सिरा कोटरा होता है सबसे पहले, उसके बाद में एट्रियम, जो डायग्राम है 24 डेज का या 23 डेज, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं साइनस वीनोसिस, इसके बाद में एट्रियम है, फिर वेंट्रिकल्स हैं और उसके बाद में कोनस आर्टरीज या हम जिसे बल्बस कॉर्डियस कहते हैं, यह डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। तो कैसे सबसे पहले एक सीधी नली की शेप में हार्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसकी लंबाई में वृद्धि होगी जिससे ये एस शेप का हो जाएगा और उसके बाद में जो ये ट्यूब है इसमें डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ संकीर्णन होते हैं और कुछ जगह स्थूलन होता है, जिससे ये 3 से लेकर 4 डिफरेंट वेस्म जो होते हैं, चैम्बर जो होते हैं, इनके अंदर डिवाइड हो जाता है। और इन चैम्बर्स के बारे में हमने देखा कि ये चैम्बर हैं साइनस वीनोसिस, एट्रियम, वेंट्रिकल और बल्बस कॉर्डिस। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एरोटिक आर्च, जो महाधमनी चाप है, इसका परिवर्धन हम देखते हैं। जब कशेरुकों के भ्रूण में हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है वर्टिब्रेट्स में, उसी टाइम पे वेंट्रल एरोटा नाम की एक ब्लड वेसल, एक रक्तवाहिका ग्रसनी के नीचे, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो वेंट्रल एरोटा है, इसको, यह जो रक्तवाहिका है यह ग्रसनी के नीचे मध्य अधर दिशा में प्रकट होती है और शीघ्र ही धमनी शंकु से जुड़ जाती है। जो ये वेंट्रल एरोटा है ये क्या होता है, धमनी शंकु से जुड़ जाता है। जब अधर महाधमनी आगे चलती है और अग्र सिरे पर 2 महाधमनी चापों में विभक्त हो जाती है। ये वेंट्रल जो एरोटा है आगे चल कर के क्या होता है, 2 एरोटिक जो आर्च हैं इनमें डिवाइड हो रहा है। डायग्राम में आप देखिए, ये जो चाप होती हैं महाधमनी चाप, ये ऊपर की ओर चली जाती हैं और ग्रसनी के ऊपर से पीछे की को मुड़ करके लैटरल डोर्सल एरोटा का निर्माण करती है। ग्रसनी के पीछे से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और लैटरल डोर्सल एरोटा या हम कहें जो महाधमनी मूलांक है उसके रूप में चलती है। जब अग्र पश्च क्रम में अतिरिक्त युग्मित महाधमनी चापें प्रकट होती हैं तो कशेरुकों में इनकी जो संख्या होती है वह 15 जोड़ी तक हो सकती है, लेकिन कशेरुकों में प्रतिरूपित है इन धमनी चापों में के 6 जोड़ी ही पाए जाते हैं, जो अधर महाधमनी को पार्श्व पृष्ठ महाधमनियों से जोड़ती है। यहाँ पे आपके सामने ह्यूमन एम्ब्रियो का डायग्राम दिया हुआ है, जो कि 20 to 21 डेज का यह एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के अंदर आप देख सकते हैं जो 6 जोड़ी जो कशेरुकों की धमनी चापें हैं, इनको पहली जो महाधमनी चाप होती है इसे हम मैंडिबल महाधमनी चाप कहते हैं। फर्स्ट ब्रैंकियल ग्रूव, मैंडिबुलर आर्क इसके अंदर दी हुई है डायग्राम में। इसके बाद में जो सेकंड होती है दूसरी, वह होती है हायोइड महाधमनी चाप। शेष चापें तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जो चाप होती है इन्हें हम गिल महाधमनी चाप कहते हैं। अधर महाधमनी अग्रभाग में बाह्य कैरोटिड धमनी और तीसरी कैरोटिड धमनी पार्श्व पृष्ठ महाधमनियों ग्रसनी के पीछे मिलकर एक पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती है। ये जो महाधमनी होती हैं ये मिलकर के क्या करती हैं, एक पृष्ठ जो डोर्सल एरोटा है उसका निर्माण ये करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
डेवलपमेंट ऑफ पेयर्ड लिम्स, युग्मित पाद का परिवर्धन। जो कशेरुकियाँ होते हैं वर्टिब्रेट्स, इनमें जो लिम्स हैं इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इनका निर्माण मीजोडर्म की पार्श्व प्लेट, एपिडर्मिस और सोमाइट्स से इसमें भाग लेते हैं। तंत्रिकाएं और रुधिर कोशिकाएं भी जो लिम्ब है इनके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। भ्रूणीय परिवर्धन में पाद का परिवर्धन, जो लिम्ब है इसका परिवर्धन सबसे पहले मीजोडर्म की पार्श्व प्लेट के मोटे होने से प्रारंभ हो जाता है। जो मीजोडर्म है उसकी जो पार्श्व प्लेट होती है, लैटरल जो प्लेट होती है, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी हुई इस प्लेट से एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू अलग हो जाते हैं। टिश्यूज़ इससे अलग होंगे और कोशिकाएं मीजेनकाइमी कोशिकाओं के ग्रुप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार ये जो मीजेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं ये एपिथेलियल स्तर से माइग्रेट कर जाती हैं। जो एपिथेलियल लेयर होता है वहाँ से ये जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं ये क्या होती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं। और मीजेनकाइमी जो सेल्स हैं ये पार्श्व प्लेट, एपिथेलियम व एपिडर्मिस के बीच में एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होके ये एपिडर्मिस से मजबूती से चिपक जाती हैं। जो मीजेनकाइमी सेल्स हैं ये क्या होंगी, माइग्रेट होंगी। माइग्रेट होने के बाद में एपिडर्मिस, एपिथेलियम और एपिडर्मिस के बीच में इनका कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, एकत्रित हो जाएंगी और एपिडर्मिस से मजबूती से चिपक जाएंगी। और पार्श्व प्लेट मीजोडर्म के मोटा होने व मीजेनकाइम समूह में वृद्धि से तो विभिन्न क्षेत्रों में दो जोड़ी हमें जो लिम्स हैं इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट जो पेयर है वह ब्रैंकियल एरिया के पीछे, वहीं जो सेकंड जो पेयर है वह हमें जो एनस है इसके आगे की तरफ डेवलप्ड दिखाई देता है। इस प्रकार जो लिम्स हैं इनका डेवलपमेंट एम्फीबियंस में होता है। और दूसरे कशेरुकों में मीजोडर्म का मोटा होना और मीजेनकाइमा का जो एकत्रीकरण होना है वह जो डेवलपमेंट का जो एरिया है उससे काफ़ी दूर होता है। लेकिन एम्फीबियंस में जहाँ लिम्स का डेवलपमेंट होना है वहीं मीजेनकाइमी सेल्स क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। एमनियोटा मीजोडर्म में मोटापन व मीजेनकाइमा का संघित होना शरीर की पूरी लंबाई तक होता है। यहाँ पे क्या होता है, एमनियोटा मीजोडर्म में मोटापन और मीजेनकाइमी सेल्स का जो संघनित होने का काम है ये शरीर की पूरी लंबाई तक होता है और अनुदैर्ध्य कटक बनाते हैं जिसे हम वुल्फियन रिज कहते हैं। अग्र और पश्च भाग पर जो रिज है इसके मध्य भाग की तुलना में यह ज़्यादा मोटा होता है। ये मोटे भाग आगे चल करके अग्र और पश्च जो लिम्ब है, फ्रंट और फोर लिम्ब जो है, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब है, इनमें वुल्फियन रिज के मध्य भाग विलुप्त हो जाते हैं। मीजेनकाइमी जो समूह के ऊपर वाली एपिडर्मिस थोड़ी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप जो रिज है वुल्फियन रिज इसको देख सकते हैं, जो सबसे पहले जो डायग्राम है पादकलिका का अनुप्रस्थ काट इसके अंदर। तो मीजेनकाइमी सेल्स के ऊपर वाली एपिडर्मिस क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है और बाहर की ओर उभार बनाती है। जिस भाग में अग्र व पश्चपाद बनते हैं वहाँ उभार में मोटी एपिडर्मिस अस्तरित पाया जाता है जिसमें मीजेनकाइमी पास पास स्थित होते हैं। ये उभार वृद्धि कर लिम्ब बड बनाते हैं। इस प्रकार लिम्ब बड का फॉर्मेशन मीजोडर्म और एपिडर्मिस से होता है। लिम्ब बड में निपल जो लिम्ब के जो बड होते हैं ये क्या निपल के समान दिखाई देते हैं। जो पादकलिका का अनुप्रस्थ काट है इसके अंदर आप देख सकते हैं रिज में उपस्थित एपिडर्मल कोशिकाएं सामान्य एपिडर्मल कोशिकाओं से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये व्यवस्था में व कार्य के गुणों में भिन्न होती हैं। इनमें आरएनए और जो ग्लाइकोजन है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें एल्किलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा भी अधिक होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन इन लिम्स। जो लिम्स हैं इनके अंदर विभेदन किस प्रकार होता है। तो जब लिम्ब बड जो होती है इसमें वृद्धि और इसकी जब इसमें जो वृद्धि होती है इसकी चौड़ाई से जब ज़्यादा हो जाती है तो इसमें डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। लिम्ब बड थोड़ी चपटी हो जाती है और लिम्ब बड का जो अगला भाग है वह और भी ज़्यादा चपटा हमें देखने को मिलता है। चपटा और चौड़ा जो दूरस्थ भाग है वह लिम्ब बड का किसमें हैंड और फुट प्लेट में कहलाता है अब। और प्लेट का जो सिरा है वह प्रारंभ में स्टार्टिंग में गोल होता है और जल्दी ही इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर
डेवलप होती है। इससे बाहर निकले हुए नुकीले सिरे अवशेषी अंगुलियों के समान होते हैं। ये वृद्धि करके अंगुलियों में डेवलप हो जाते हैं और इस क्षेत्र का मीजोडर्म व एक्टोडर्मल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मिड का जो एरिया है, यहाँ की एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल जो सेल्स होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो अंगुलियां हैं ये बनती है, अलग अलग हो जाती हैं। प्रारंभिक जो लिम्ब होता है इसके आधांग में फ्लेक्सर सतह अधरी और एक्सटेंसर जो सतह होती है, जो स्तर होता है, यह पृष्ठीय होता है। जो फ्लेक्सर होते हैं ये वेंट्रल साइड पे, वहीं जो एक्सटेंशन है वह डोर्सल साइड में होता है। लेकिन जो हिंड लिम्ब है इसमें घूर्णन देखने को मिलता है और जो फ्लेक्सर है यह डोर्सल पोर्शन पे और एक्सटेंशन जो होते हैं ये वेंट्रल पोर्शन पे हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार डायग्राम में आप जो मुर्गी का जो डायग्राम दिया हुआ है मुर्गी की उंगलियों के परिवर्धन का, इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो लिम्ब बड है वह राउंड शेप की है। उसके बाद में इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, पेंटागोनल संरचना दिखाई देने लग जाती है। और बाद में क्या होता है, इन संरचनाओं के बीच में एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे अंगुलियों का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो स्किन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो लिम्ब्स का जो डेवलपमेंट है उसे स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम रीजनरेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।